प्रशांत और निधि खेत में टहल रहे थे। प्रशांत निधि का हाथ पकड़कर टहलते हुए गाना गा रहा था। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक, मरते दम नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। अभी तो बड़ा प्यार जता रहे हो और कल सुबह सुबह मुझे छोड़कर जा रहे हो। रुक जाओ ना, थोड़ी दिन और रुक जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मेरा मन कैसे लगेगा, बोलो। मैं अपने माता पिता, भाई बहन सबको छोड़कर तुम्हारे घर आई हूँ और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं भी कहाँ तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। लेकिन मैडम, ड्यूटी तो ड्यूटी है, जाना तो पड़ेगा ही। हम फौजियों के लिए देश की सेवा पहला कर्तव्य है, उसके बाद ही कोई और काम या जिम्मेदारी है। अपने देश से मुझे भी प्यार है। मुझे गर्व है कि मेरी शादी एक सैनिक से हुई है। लेकिन क्या करूं, तुमसे अलग रहने की बात सोचकर ही मुझे रोना आ जाता है। तुम उदास मत हो निधि, मेरे ऑफिसर बहुत भले इंसान हैं। जल्दी ही उनसे छुट्टी लेकर तुम्हारे पास आऊँगा, प्रॉमिस। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अपना वादा मत भूलना और रोज फोन पर बातें करना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। हाँ बाबा हाँ, मैं रोज़ बात करूँगा तुमसे। तुम अपना और माँ का ध्यान रखना। माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। हाँ, ये बात सच है। मैं भी उन्हें माँ मानती हूँ। तुम उनकी फिक्र मत करना, मैं उनका खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी। हाँ, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। चलो अब घर चलते हैं, माँ राह देख रही होगी। प्रशांत और निधि की 2 महीने पहले ही शादी हुई है। प्रशांत फौज में है। शादी के लिए 2 महीने की छुट्टी लेकर गांव आया है, जो अब खत्म हो गई है। उसके घर में बूढ़ी माँ है, जिसने पढ़ा लिखा कर उसे इतना काबिल बनाया है। उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले सांप काटने से हो गई थी। वे गांव में दर्जी का काम करते थे। उनकी मृत्यु के बाद माँ ने सिलाई का काम शुरू किया। घर चलाने और प्रशांत को पढ़ाने लिखाने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की और उसे इस काबिल बनाया कि गांव समाज में सम्मान के साथ सिर उठाकर जी सके। दूसरे दिन प्रशांत अपनी पोस्टिंग पर वापस जाने लगता है। देख बेटा, अगले महीने सावन शुरू हो रहा है। रिवाज के अनुसार शादी के बाद पहला सावन लड़की अपने पति के साथ मायके जाती है। तुम जाते ही छुट्टी की अर्जी दे देना, ताकि समय पर छुट्टी मिल जाए। हाँ ठीक है माँ, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ कि समय पर आ जाऊँगा। ये कहकर प्रशांत चला जाता है। घर में उसकी माँ और पत्नी रह जाती है। प्रशांत के जाने के बाद सास बहू दोनों प्रशांत के आने का दिन गिनना शुरू कर देती है। उधर प्रशांत अपनी पोस्टिंग पर जाता है और अपने ऑफिसर से मिलता है। अरे प्रशांत, आओ आओ, तुम्हारी बहुत कमी खल रही थी। कहो मेरे बहादुर सिपाही, घर में सब ठीक है? यस सर, सब ठीक है। तुम्हारी पत्नी तो मुझे विलेन समझ रही होगी, क्योंकि तुम्हें इतनी जल्दी वापस बुला लिया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत समझदार है। फिर मैंने आपकी तारीफ भी की है, कहा है कि मेजर साहब बड़े रहमदिल इंसान हैं। मैं उनसे जल्दी ही छुट्टी लेकर आऊँगा। बहुत चालाक हो तुम। चलो ठीक है, आज रात तुम्हारी ड्यूटी बॉर्डर पर गश्ती की लगी है। तुम और चंद्रप्रकाश दक्षिण की ओर नजर रखना, पूरी तरह सतर्क रहना, क्योंकि हमें खुफिया रिपोर्ट मिली है कि हमारे दुश्मन कुछ प्लान कर रहे हैं। वो क्या करने जा रहे हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आप निश्चिंत रहिए सर, हमारे रहते दुश्मन हमारे देश का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये कहकर प्रशांत वहां से चला जाता है। रात में प्रशांत और चंद्रप्रकाश बॉर्डर पर दक्षिण दिशा की ओर गश्त पर निकलते हैं। अभी थोड़ी दूर ही निकलते हैं कि प्रशांत के मोबाइल का रिंगटोन बजने लगता है।
आ गया भाभी का फोन। भाई मेरे बारे में भी बात कर लेना। भाई हाँ, मुझे याद है और मैंने पहले ही बात की है उससे। समझो तुम्हारी सेटिंग हो गई। प्रशांत फोन पर हंस हंस कर बातें करने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद वो फोन रखते हुए कहता है, ठीक है निधि, अब बाकी की बातें कल करेंगे। अभी हम लोग गश्ती पर जा रहे हैं। ये कहकर प्रशांत मोबाइल काट देता है और पॉकेट में रख लेता है। क्यों भाई, मेरी सेटिंग कराई या नहीं तुमने? बस अब तू सहरा बांधने की तैयारी कर। तुम तो जानते ही हो, मैं जिस काम को अपने हाथ में लेता हूँ उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा हो। चंद्र प्रकाश खुश होकर गाना गाने लगता है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दरअसल प्रशांत की शादी में चंद्र प्रकाश भी आया था। वहाँ निधि की सहेली प्रभा उसे पसंद आ गई थी। वो उससे शादी करना चाहता था। उसने ये बात प्रशांत को बताई। प्रशांत ने निधि से बात की। प्रभा को भी चंद्र प्रकाश पसंद था। निधि उसके घर वालों को मनाने की कोशिश कर रही थी। अब उसके घर वाले शादी के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए चंद्र प्रकाश की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों दोस्त खुशी से गाना गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जैसे ही वे बॉर्डर के पास पहुंचे, एक जोर का धमाका हुआ और उनकी जीप के चिथड़े उड़ गए। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास का इलाका थर्रा उठा। धमाके की जोरदार आवाज सुनकर हेडक्वार्टर में भी अफरा तफरी मच गई। जल्द ही आवाज की दिशा में फौजियों का एक दल रवाना हुआ। प्रशांत और चंद्र प्रकाश बुरी तरह घायल हो गए थे। अस्पताल पहुंचने के पहले चंद्र प्रकाश ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। प्रशांत को 2 दिनों के बाद होश आया, जब उसे पता चला कि चंद्र प्रकाश शहीद हो चुका है। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे ये पता था कि ये वक्त घबराने और हिम्मत हारने का नहीं है। देश पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था। वो अपने दोस्त पर गर्व कर रहा था। वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े सोचता है। दुश्मनों ने बहुत ही कायराना हरकत की है। रास्ते में माइंस बिछाकर धमाका किया है, जिसकी वजह से हंसमुख और बहादुर चंद्र प्रकाश को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं उन दुश्मनों से जब तक हिसाब बराबर नहीं करूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तभी उससे मिलने मेजर साहब आते हैं। प्रशांत, तुम तो जानते ही हो कि हमारे देश पर दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। हमारे सेना के जवान बहुत बहादुरी से मोर्चा ले रहे हैं। हमारी सीमा चौकी पर जवानों की संख्या काफ़ी कम है। हेडक्वार्टर से हमारी और बटालियन परसों आ जाएंगी। तब तक के लिए हमें कैसे भी हो मोर्चा संभालना है। इसीलिए आज तुम्हें हॉस्पिटल में अकेले ही रहना होगा। सभी लोग सीमा पर जा रहे हैं। ये सुनकर प्रशांत बिस्तर से उठ खड़ा होता है। उसके सिर पर तो पट्टी बंधी होती ही है और पैर भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होता है। फिर भी वो सैल्यूट करते हुए कहता है, सर, सारे लोग सीमा पर जा रहे हैं तो मैं भला अस्पताल में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ सर। मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा। लेकिन तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो। तुम्हारा जाना सही नहीं होगा। आप ही तो कहते हैं सर कि मैं बहुत बहादुर हूँ, तो मैं अपनी बहादुरी कहाँ दिखाऊंगा भला। आप बताइए, हमारे साथी दुश्मनों से लोहा ले रहे होंगे और मैं यहाँ बिस्तर पर आराम करता रहूँगा। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। मैं ज़रूर जाऊँगा, आप विश्वास रखिए। आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन हमारे सामने नहीं टिक सकता। उन लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे दोस्तों की जान ली है। हम चंद्र प्रकाश के शरीर से बहे एक एक कतरे खून की कसम है, हम दुश्मन को अपने देश की धरती पर पांव नहीं रखने देंगे। मेजर प्रशांत की बातें सुनकर और उसका साहस देखकर उसे युद्ध में जाने की इजाजत दे देता है। प्रशांत, मुझे तुम्हारे जैसे सिपाही पर गर्व है।
देश को तुम्हारे जैसे दिलेर, निडर और जाबाज फौजी की जरूरत है। तुम जाओगे, जरूर जाओगे और हमारे दुश्मनों को मार भगाओगे। घायल प्रशांत अपनी जान की परवाह ना करते हुए वर्दी पहनकर सीमा पर दुश्मनों से भिड़ने चल देता है। सीमा पर पहुंचकर वो अपनी पोजीशन संभाल लेता है। दोनों ओर से भीषण गोलीबारी होती है। रह रह कर बम के धमाके होते हैं। घायल प्रशांत बहुत बहादुरी से लड़ता है और एक एक कर 11-12 दुश्मनों को अकेले ही मार गिराता है। अचानक प्रशांत के बंदूक की गोली खत्म हो जाती है। वो अपने पॉकेट से गोली निकालकर बंदूक में भरने लगता है। तभी एक गोली आकर उसके दाएं हाथ में लगती है। हाथ से खून बहने लगता है। खून और दर्द की परवाह ना करते हुए वो बंदूक में गोली डालने में कामयाब हो जाता है और फिर से पोजीशन संभाल रहा होता है कि एक गोली आकर उसकी छाती में लगती है। सीने में गोली लगने के बाद भी प्रशांत भारत माता की जय कहते हुए ताबड़तोड़ दुश्मन की ओर गोलियां चलाने लगता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन प्रशांत के शरीर से काफी खून निकल जाता है और वो धीरे धीरे गोली चलाने में असमर्थ होने लगता है। तभी एक गोली आकर फिर से उसके सीने में लगती है। इस बार उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तभी उसके हाथ में फिर से गोली लगती है। वो अचेत होने लगता है और लुढ़कते लुढ़कते पास में रखे हुए बम का गोला उठा लेता है और दुश्मनों की ओर छलांग लगा देता है। जोर का धमाका होता है और दुश्मन सैनिक पीछे की ओर भागने लगते हैं। प्रशांत वहीं जमीन पर गिर जाता है और भारत माता की जय, भारत माता की जय कहता हुआ अपने प्राण त्याग देता है। प्रशांत शहीद हो जाता है। उसके जैसे बहुत सारे जवान शहीद होते हैं। ये जाबाज सैनिक अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए अपने देश की खातिर हंसते हंसते अपने प्राण त्याग देते हैं। सीमा पर इतनी घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, इतने जवान शहीद होते हैं, लेकिन इन शहीद जवानों के घर वालों को इस बात की भनक तक नहीं मिलती। प्रशांत की माँ और पत्नी भी प्रशांत के आने का इंतजार कर रही होती है। निधि ने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी है। वो माँ को दिखाती हुई कहती है, माँ ये देखिए, मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रची है। हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। जानती है बहू, जिसकी मेहंदी जितनी सुंदर रचती है उसका पति उससे उतना प्यार करता है। तुम बहुत नसीबों वाली हो कि तुम्हें प्रशांत जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। सावन शुरू हो गया है माँ। उन्होंने कहा था कि सावन के शुरू होते ही आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। अरे आ जाएगा बहू, वो अपनी बात का बहुत पक्का है। हाँ, तू अपनी सारी तैयारी करके रख। जैसे ही वो आएगा दूसरे ही दिन तुम अपने मायके के लिए निकल जाना। तभी निधि को उबकाई आने लगती है। वो कहती है, माँ मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। अचानक मेरा जी खराब हो रहा है। अरे बहू घबराओ मत, ये तो बहुत खुशी की बात है। प्रशांत के आने से पहले तूने ये खुशखबरी सुनाई है। जल्दी मैं दादी बनूंगी। प्रशांत जब ये खबर सुनेगा तब खुशी से पागल हो जाएगा। चल थोड़ा आराम कर ले, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो पानी लाने के लिए जाने लगती है। तभी बाहर शोर सुनाई देता है। बाहर ये कैसा शोर है? रुको, मैं देख कर आती हूँ। ये कहकर वो बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके ही आंगन में कुछ सैनिक एक ताबूत लेकर आए हैं जिसके ऊपर तिरंगा लिपटा हुआ है।
और लोग जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। शहीद प्रशांत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद प्रशांत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सब देखकर प्रशांत की माँ घबरा जाती है। एक बार उसे कुछ समझ नहीं आता। अरे ये सब क्या है, क्या हो रहा है, और आप लोग कौन हैं? सेना के अधिकारी बताते हैं कि उनका बेटा शहीद हो गया है। वे लोग ससम्मान उसे उसके पैतृक गांव लेकर आए हैं ताकि सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। ये सब सुनकर प्रशांत की माँ दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। शोरगुल सुनकर निधि भी वहां आ जाती है। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। अब मैं जीकर क्या करूंगी, किसके लिए जीऊंगी मैं? ये कहती कहती वो भी बेहोश हो जाती है। गांव की औरतें दोनों सास बहू को संभालती है। पूरे गांव में गम और गर्व का माहौल होता है। चारों तरफ प्रशांत की जांबाजी और बहादुरी के चर्चे होते हैं। प्रशांत का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ तोपों की सलामी देकर किया जाता है। पूरा गांव शहीद प्रशांत अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से गूंजने लगता है। शहीद प्रशांत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद प्रशांत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नारों की तेज आवाज से प्रशांत की माँ और पत्नी को होश आता है। दोनों आंखों में आंसू लिए गर्व महसूस करती है। माँ निधि को गले लगाकर कहती है, बेटे, मुझे आज अपने बेटे से ज्यादा तेरे लिए दुख हो रहा है कि तेरी बाकी की जिंदगी कैसे बीतेगी। मेरा बेटा शहीद होकर अमर हो गया और मैं जब तक जीऊंगी तब तक गर्व और शान के साथ जीऊंगी। लेकिन तुम्हारा और आने वाले बच्चे का क्या होगा? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे भी उन पर उतना ही गर्व महसूस हो रहा है जितना आपको। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं, इसलिए मैं जीवन भर आपका ख्याल रखूंगी और मैं आने वाली संतान को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे फौज में ही भेजूंगी। सास बहू की बातें सुनकर गांव वाले उनकी प्रशंसा करते हैं। कुछ समय बाद प्रशांत को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया जाता है। प्रशांत की माँ और निधि दोनों जाकर राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार ग्रहण करती है और फिर एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।